प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के बल एवं गति के नियम चैप्टर 9 के गति के नियम पढ़ेंगे और तीनों नियम अत्यंत सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। गति का प्रथम नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु विराम में रखी है तो विराम में ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए और उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द जड़त्व है, ये भी गति के प्रथम नियम के साथ ही आता है, क्योंकि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जड़त्व किसी वस्तु में निहित वह गुण है जिसके कारण वह सदा अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो गति के प्रथम नियम से ही जड़त्व का नियम आया, क्योंकि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि हमें उसे रोकना है तो उस पर बल लगाना पड़ता है। और जड़त्व भी वही कहता है कि किसी वस्तु में वह गुण है जड़त्व जिसके कारण वह सदा अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व किसी वस्तु में निहित वह गुण है जिसके कारण वह सदा अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि यदि वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, अगर गतिमान है तो गतिमान में ही रहना चाहती है, और यदि हमें उसे अवस्था में परिवर्तन करना है तो उस पर बाह्य बल लगाना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम किसी बस में बैठे हैं, बस चल रही है और अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि हमारा जो शरीर का ऊपरी भाग है वो बस के कारण, बस की गति के कारण गतिमान हो जाता है, और जैसे ही बस रुकती है तो हमारा जो शरीर है, हमारे जो पैर हैं वो तो बस के साथ ही विराम में आ जाते हैं, मगर जो हमारा ऊपर का शरीर है वह गतिमान ही रहना चाहता है, इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है और हम आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, अब गति के प्रथम नियम के उदाहरण है। गति का प्रथम नियम यही है कि वस्तु विराम अवस्था में रहेगी है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसके उदाहरण क्या हैं? यदि कोई वस्तु मेज पर रखी है तो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक मेज पर रखी वस्तु मेज पर ही रखी रहेगी। ठीक है, और वैसे ही यदि कोई खिलौना कार किसी चिकनी सतह पर चल रही है तो वह गतिमान ही रहेगी। यदि फर्श पर घर्षण बल ना हो तो कार नहीं रुकेगी। ठीक है, अगर हम किसी खिलौना कार को चिकनी सतह पर चलाते हैं तो चलती रहती है, लेकिन वह कब रुकती है? जब या तो फर्श खुरदरा हो जाए या फिर वह किसी अवरोध के कारण आगे किसी चीज़ से टकरा जाए, तभी वह रुकती है। और अगर ऐसा दोनों चीज़ नहीं है, सामने कोई अवरोध नहीं आ रहा है, कोई फर्श में घर्षण बल नहीं है, फर्श चिकना है, तो कार चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कब कर पाएंगे? जब हम उस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तभी अवस्था में परिवर्तन होगा, अन्यथा अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यह गति का प्रथम नियम है और उसके उदाहरण है। अब अगला है हमारा गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यदि हम किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन करते हैं तो उसकी दर जो है वह उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले माना कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, वह उसका प्रारंभिक u है और t समय पश्चात उसका अंतिम वेग जो है वो v हो जाता है। ठीक है, ये उसका प्रारंभिक वेग है और t समय बाद अंतिम वेग v हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। तो हमें सबसे पहले वस्तु का प्रारंभिक संवेग निकालेंगे। प्रारंभिक संवेग p1 जो होता है वह होता है द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक
वेग। तो द्रव्यमान उसका वस्तु का m है, m द्रव्यमान की वस्तु है, और प्रारंभिक वेग है उसका u। ठीक है, तो P1 हो गया हमारा mu। और अंतिम संवेग निकालेंगे P2। P2 होगा हमारा द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग। तो द्रव्यमान तो वही रहेगा m, लेकिन वेग t समय बाद बदल गया। तो अब संवेग में परिवर्तन जो होता है वह होता है अंतिम संवेग में से हम प्रारंभिक संवेग घटा देते हैं। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम संवेग कितना हुआ? P2 माइनस P1। इसको हम परिवर्तन को हम डेल्टा P करेंगे। P2 हमारा है mv और P1 है हमारा mu। अब हम निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि गति का द्वितीय नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है, और हम वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि संवेग परिवर्तन की दर कितनी होगी। संवेग परिवर्तन की दर होगी mv माइनस mu अपॉन t। दर निकालने के लिए हमेशा हम समय से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर हो गई mv माइनस mu। अगर हम यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं तो v माइनस u अपॉन t। ठीक है, अब हमें गति का प्रथम नियम पता है। गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस at होता है। यहाँ से अगर हम u को v के साथ ले आएँ तो v माइनस u अपॉन t ये a के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम v माइनस u अपॉन t की जगह हम क्या रख लेंगे? a। और m इंटू a जो होता है वो किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने यह सिद्ध कर दिया कि संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन टी जो होती है वो बल के बराबर होता है। तो गति का जो द्वितीय नियम है वह यही है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है, जो कि हमने प्रूफ करके दिखाया। अब हम एक बार फिर इसे समझ लेंगे। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है और वस्तु का द्रव्यमान m है, तो प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग P1 बराबर m इंटू u। संवेग हमेशा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अंतिम संवेग द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग P2 इक्वल टू m इंटू v। संवेग में परिवर्तन कितना होगा? अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को हम घटा देंगे, तो डेल्टा P इक्वल टू mv माइनस mu यानी P2 माइनस P1। संवेग परिवर्तन की दर जब भी हम निकालते हैं तो समय से भाग दे देते हैं mv माइनस mu अपॉन टी। तो डेल्टा P अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा, संवेग परिवर्तन में t का भाग दे देंगे तो संवेग परिवर्तन की दर निकल जाएगी mv माइनस u अपॉन टी। अब v माइनस u अपॉन टी जो होता है वो a के बराबर होता है, क्योंकि v प्लस यू प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a। तो इसकी जगह हम a रखेंगे, तो m इंटू a जो होता है वो f यानी आरोपित बल के बराबर होता है। तो f कितना हो गया? f इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर या m इंटू a। इसी को गति के द्वितीय नियम कहते हैं। यह गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, गति के जो द्वितीय नियम है न्यूटन का, उसका गणितीय रूप f इक्वल टू m इंटू a है, जो हमने अभी निकाला। और गति का द्वितीय समीकरण कहता है, गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और उसी का दूसरा रूप है संवेग परिवर्तन की दर बराबर m इंटू a। ठीक है, तो यह गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है, जहाँ f बराबर m इंटू a, f वस्तु पर लगा बल, m वस्तु का द्रव्यमान, a वस्तु का त्वरण है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम गति के द्वितीय नियम को इस तरीके से भी कह सकते हैं। किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु पर बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। गति के द्वितीय नियम का दूसरा रूप यह है कि किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। बल F बराबर m इंटू a, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है, और द्वितीय नियम को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। अब इसके उदाहरण भी हैं। गति के द्वितीय नियम के उदाहरण हैं कि
क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे को खींचता है। क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे को खींचता है। आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय, क्रिकेट का मैच देखते समय कि कैच हमेशा पीछे को हाथ खींच के लिया जाता है। वैसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो खिलाड़ी होता है वह अपने हाथ को पीछे खींच के गेंद के संवेग के परिवर्तन को कम करता है। अगर संवेग परिवर्तन कम होगा तो बल भी कम होगा और हाथ में चोट नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से बंदूक की गोली शरीर में घुस जाती है। यह भी गति के द्वितीय नियम का प्रभाव है। तीसरा नियम है गति का, प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे धकेलता है। जो तैराक होता है वह दोनों हाथों से पानी को पीछे को धकेलता है, तो वह उसके द्वारा की गई क्रिया है। और परिणाम स्वरूप पानी मनुष्य को आगे को धकेलता है और व्यक्ति आराम से तैर पाता है। यह उसकी पानी की प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो मनुष्य ने पानी को पीछे की ओर धकेला, यह क्रिया है, और पानी मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, यह प्रतिक्रिया है। इसको प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। गति के तृतीय नियम को, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उसी तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का दूसरा उदाहरण है कि जैसे हम बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, यह क्रिया है। और गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में एक बल लगाती है और बंदूक पीछे की ओर हटती है और बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का मारती है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी राइफल होती है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब राइफलमैन गोली चलाता है तो गोली आगे को बढ़ती है और बंदूक पीछे को झटका खाती है, और जब बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है तो गोली चलाने वाले पर यानी राइफलमैन पर कंधे पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गोली आगे बढ़ती है तो वह बंदूक को पीछे धकेलती है। गोली का आगे बढ़ना क्रिया है और बंदूक का पीछे हटना प्रतिक्रिया है, जिसकी वजह से गोली चलाने वाले को धक्का लगता है। ठीक है, इसलिए तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से ये गति के तीनों नियम हैं। अगर आपको गति के तीनों नियम समझने में आसानी हुई है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।